हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं हम लोग बारी बारी से पार्ट बाई पार्ट करके सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है कोशिका विज्ञान यानी कोशिका। तो हम लोग कोशिका यानी सेल यानी कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी जो है, जो बायोलॉजी का हिंदी जो होता है जीव विज्ञान होता है। बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा गया है। तो बायोलॉजी का जनक जो कहा गया है अरस्तु को कहा गया है। तो बायोलॉजी के जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिरोस्टिया हिरोस्टरिया एनिमिलियम यानी जंतु इतिहास में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग का पॉइंट क्लियर हो गया कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक जो है फादर ऑफ जूलॉजी यानी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक। और यहाँ से देखिए बायोलॉजी शब्द यानी बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने किया था। यानी लेमार्क जो थे फ्रांस के निवासी थे और ट्रेविनियस जो थे जर्मनी के निवासी थे। बायोलॉजी बायोलॉजी को जो हम लोग दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट बोटनी, यानी बोटनी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और बोटनी के अंतर्गत जो आता है वनस्पति विज्ञान आता है। बोटनी के अंतर्गत क्या आता है? वनस्पति विज्ञान आता है। और एक दूसरा जो पार्ट है जियोलॉजी, यानी जियोलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान आता है। ठीक। तो हम लोग जो चैप्टर जो है हम लोग का कोशिका यानी सेल, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आता है कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कोई कोशिका जो है बहुत से अंग से मिलकर बना हुआ है तो इसका क्रम सजाने के लिए बोलता है। तो कोशिका जो है उत्तक से बना हुआ है, कोशिका जो है उत्तक से मिलकर बना हुआ है और उत्तक जो है अंग से मिलकर बना हुआ है और अंग से मिलकर जो बनता है अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से फाइनली हम लोग का जो भी बनता है तो शरीर बनता है। यानी कोशिका से हम लोग उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना और अंग तंत्र से शरीर बना। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी। अब फिर क्या पूछा जाता है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका जो है हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका कोशिका जो है मृत कोशिका यानी डेड सेल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक किए थे और कितना में किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक। और यहाँ से पूछा जाता है कि कोशिका जो बना होता है कार्क यानी मृत कोशिका जो है कार्की की कोशिका से प्राप्त हुआ था। किससे बना था? कार्की की कोशिका से। अब देखिए रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया था। यानी रॉबर्ट हुक का पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था। ठीक। अब देखिए जीवित कोशिका का खोज यानी जीवित कोशिका का खोज किसने किए थे? तो लीवन-हॉक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किए थे? तो लीवन-हॉक। ठीक। अगला पॉइंट, जंतु कोशिका यानी जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज किए थे लीवन-हॉक जी ने। कौन किए थे? लीवन-हॉक। अगला पॉइंट, जीवाणु विज्ञान यानी जीवाणु विज्ञान का जनक, यानी जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? तो लीवन हॉक तथा लुईस पास्चर।
यानी जीवाणु विज्ञान का खोज किसने किए थे? तो लीवेनहॉक तथा लुईस पास्चर। आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी के खोज किसने किया था? तो आरबीसी का खोज भी लीवेनहॉक ने किया था। यानी आरबीसी का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म विज्ञान, यानी सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन थे? तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी जो थे लीवेनहॉक थे। यानी सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन थे? लीवेनहॉक थे। अब देखिए, नर युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म, जो नर युग्मक जो शुक्राणु है स्पर्म का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक किया था। यानी नर युग्मक का शुक्राणु का की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक जी ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शतरमुंग का अंडा, जो कि 2 केजी का होता है। यानी सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शतरमुंग का अंडा कितना केजी का होता है? तो 2 केजी का होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका, यानी सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यानी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। और अंडाणु जो है फीमेल यानी मादा युग्मक का पार्ट है। ठीक, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु, अंडाणु को हम लोग इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, और मादा युग्मक का पार्ट है, यानी फीमेल का ये पार्ट है। और यहाँ से ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है। यानी मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है, जो कि मेल, यानी मेल मेल पार्ट में पाया जाता है, जिसे हम शुक्राणु यानी स्पर्म कहा जाता है। ये नर युग्मक है। ठीक, यानी ये पुरुष में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन हो गया कि सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका, यानी मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। ठीक, जो मस्तिष्क का पार्ट है ये, यानी मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका, जो मस्तिष्क का भी ये पार्ट है। अब देखिए, कोशिकांग, यानी कोशिकांग क्या है? तो बहुत सारे कोशिकाओं को मिलाकर जो बनता है उसे कोशिकांग कहा जाता है। ठीक, और कोशिकांग के अंतर्गत बहुत सारे, यानी हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, यानी एक पादप कोशिका और एक जो है जंतु कोशिका, एक जो है जंतु कोशिका। ठीक, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो ये पादप कोशिका है, ये क्या है? जंतु कोशिका। ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो आता है, यानी पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। यानी पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति जो है पाया जाता है। तो आप लोग का हमेशा ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से आता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली जो है ये
पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। यानी कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी काय यानी गोल्जी काय, तो गोल्जी काय जो है पादप पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक, अब देखिए अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका, तो अंतःपर्दवी जालिका जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। आता है केंद्रक, तो केंद्रक जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। अगला पॉइंट जो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिका में भी मौजूद होता है और जंतु कोशिका में भी मौजूद होता है। रसधानी यानी रसधानी, हाँ प्लास्टेट, यानी रसधानी जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है और यहाँ जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। हरित लवक, हरित लवक जो है ये मात्र केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक, अब देखिए पादप कोशिका जो होता है चकोर होता है। यानी हम लोग अभी देखें हम लोग कि पादप कोशिका जो है यहाँ पर देखें तो पादप कोशिका का आकार क्या है, चकोर होता है, लेकिन जंतु कोशिका का आकार गोलाकार होता है। ठीक, तो यहाँ पे वही है दिया गया है कि पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है कि पादप कोशिका का जो आकार जो होता है क्या होता है, चकोर होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार लगभग गोल होता है। ठीक, अब यहाँ से अगला पॉइंट, यानी पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ा होता है। यानी पादप कोशिका की जो रसधानी है क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन यही कारण है कि पादप कोशिका पादप कोशिका का केंद्रक बीच में नहीं पाया जाता है। यानी पादप कोशिका का राजधानी जो है बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये पादप कोशिका का केंद्रक बीच में क्या होता है, तो नहीं पाया जाता है। ठीक, अब देखिए वहीं जंतु कोशिका में राजधानी, तो जंतु कोशिका की राजधानी बहुत छोटा होता है। यानी जो जंतु कोशिका है उसका राजधानी क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वही पूछेगा कि पादप कोशिका की राजधानी क्या होता है, तो पादप कोशिका की राजधानी जो होता है बहुत बड़ा होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, यानी पादप कोशिका, यानी पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। हम लोग पहले भी देखे हैं कि पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति कहा जाता है, जबकि जबकि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पूछेगा तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण है परत जो है क्या होता है, तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन वहीं जंतु कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण या परत जो है क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए केंद्रक, यानी केंद्रक जो है ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट है, ये क्या है, केंद्रक। यानी केंद्र को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्र को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और केंद्र के जो बीच का जो ये बिंदु है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और ये केंद्र के बीच में जो ये बिंदु जो है ये सब ये क्या है, केंद्रक द्रव है। जो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है केंद्रक द्रव है। और ये जो है बाहरी जो परत है क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है। और ये बिंदु बिंदु जो है ये तरल, ये जो पदार्थ है ये इसको क्या कहते हैं, तो कोशिका
द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव कहा जाता है, यानी साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। और कोशिका द्रव जो है एक अर्ध तरल पदार्थ होता है जो कि दही की तरह होता है। ठीक, कोशिका द्रव क्या होता है? एक अर्ध तरल पदार्थ होता है जो कि दही की तरह होता है। जितने भी कोशिकांग हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय, तर्काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे क्या है? कोशिकांग हैं, यानी कोशिका के अंग हैं। और कोशिका द्रव में क्या होते हैं? ये सब तैरते रहते हैं। कोशिका द्रव में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोशिका यानी जीव द्रव जो है किसके किसके अंतर्गत यानी किसके किसके बीच होता है? तो जीव द्रव जो है कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव के बीच में पाया जाता है। ठीक, जीव द्रव किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव के बीच पाया जाता है। अब देखिए कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव जो है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यानी कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाते हैं। और केंद्रक द्रव, तो इस जाहिर सी बात है कि केंद्रक के अंदर का जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव कहा जाता है। ठीक, आप देखिए ये सिद्धांत है कोशिका का सिद्धांत, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका का मुख्यतः बातें, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक, तो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यानी रॉबर्ट हुक ने कहा था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक, अब देखिए प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। यानी स्लाइडन और स्वान ने कहा था कि प्रत्येक जीव की शरीर से एक या अनेक कोशिकाओं का क्या होता है? बना होता है। अब देखिए प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं ठीक मिलकर काम करती है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। उसके केंद्रक का मुख्य कर्ता होता है। उसके केंद्रक का मुख्य कर्ता होता है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट बहुत बढ़िया है, ये वीवीआई पॉइंट है। ये नई कोशिका यानी पुरानी कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न होता है। यानी इस कहने का मतलब है कि नई कोशिका जो है पुरानी कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न होता है। यह किसने कहा था? तो रूडोल्फ विर्चो ने कहा था। कितने में कहा था? तो 1855 ईस्वी में कहा था। ठीक, अब देखिए यहाँ से दोनों पॉइंट पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेट में भी मिलता है कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन पूछेगा तो यकृत यानी जिगर यानी लीवर में होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी लीवर में होता है। और पुनः रुद्भवन शक्ति सबसे अधिक होता है। ठीक, और यही पूछेगा कि सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होगा? तो मस्तिष्क में होगा। यानी पुनः रुद्भवन सबसे शक्ति कम होता है इसमें। ठीक, अब देखिए कोशिका यानी सेल, तो सेल जो है दो पार्ट में है। ठीक, एक कोशिकीय दूसरा बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय दूसरा बहुकोशिकीय। ठीक, अब देखिए जीवाणु जीवाणु जो है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम यानी सबसे छोटी कोशिका है। यानी पूछेगा यानी सबसे छोटी कोशिका क्या है जीवाणु का? तो माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एलिगिन यानी नील हरित शैवाल, यानी नील हरित शैवाल जो है जीवाणु का खोज लीवन हॉक ने किया था। ठीक है, जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवन हॉक ने किया था। यह हर तरह के
तापमान में जीवित रहता है। यानी जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवन हॉक ने किया था। और ये हर तरह के तापमान में क्या हो रहता है? तो जीवित रहता है। यानी विषाणु की कोशिका, यानी विषाणु की कोशिका क्या होती है? तो विषाणु की कोशिका मृत होती है। यानी विषाणु की कोशिका मृत होती है। अगला पॉइंट, विषाणु की खोज, यानी विषाणु का खोज इवान विस्की, जो कि तंबाकू के पौधे में थे। यानी विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवान विस्की ने किया था। अगला पॉइंट, मोजेक, मोजेक नामक रोग होता है। तो मोजेक नामक रोग होता है तंबाकू के पौधे में होता है। यानी मोजेक नामक रोग कहाँ होता है? तो तंबाकू के पौधे में होता है। और यहाँ से पूछा गया था, ये बिहार पुलिस जो कि 19,838 में पूछा गया था कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है? तो विषाणु यानी वायरस कहलाता है। यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाता है? विषाणु कहलाता है। और विषाणु विषाणु का बाह्य आवरण बना होता है तो प्रोटीन का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु का बाह्य आवरण बना होता है, किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। ठीक। अब देखिए, विषाणु विषाणु यानी विषाणु जब तक वातावरण में रहता है, जब तक मृत अवस्था में रहता है। यानी विषाणु जब तक वातावरण में रहता है तब तक क्या रहता है? तो मृत अवस्था में रहता है। लेकिन लेकिन जैसे ही इससे कोई शरीर यानी बॉडी में मिल जाता है तो यह जो विषाणु है क्या हो जाता है? तो जीवित हो जाता है। इसका कहने का मतलब कि जब तक वातावरण में रहता है जीवाणु, वो मृत अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही कोई शरीर बॉडी में मिल जाता है तो क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। ठीक। अब देखिए, कोशिका के अंतर्गत हम लोग जितने भी कोशिकांग हैं, यानी उसके अंतर्गत जो भी अंग आता है उसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो इसका आता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक, उसके पढ़ेंगे बाद कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। फिर सूत्रकणिका, यानी इसको हिंदी है सूत्रकणिका का इंग्लिश जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रदेवी जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, तरकाय तरकाय यानी सेंट्रोसोम, प्लास्टिड यानी लवक, गुणसूत्र, क्रोमोसोम और डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे। ठीक। ये जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बहुत ही इनका जलवा रहता है और बहुत बार भी पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यानी पहला जो था कोशिका भित्ति था, तो कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह सबसे बाहरी परत होती है। यानी कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है। ठीक। यानी कोशिका भित्ति जो है यह निर्जीव यानी मृत होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? यह निर्जीव या मृत होता है। इसका मुख्य कार्य पादप यानी पेड़ पौधे के सुरक्षा प्रदान करता है। यानी पेड़ पौधे की जो बाहरी जो परत होता है उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहा जाता है। और जो पेड़ पौधा का हम लोग का सुरक्षा प्रदान भी कोशिका भित्ति ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पादप कवक जीवाणु में पाया जाता है। यानी कोशिका भित्ति का जो पादप है कवक या जीवाणु में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति यानी पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि पादप की कोशिका भित्ति बना होता है। तो पादप की कोशिका भित्ति जो बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। यह क्या होती है? पारगम्य होती है। ठीक। और यहाँ से कई भी बार क्वेश्चन पूछा गया है
जो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाते होंगे, ये क्वेश्चन बार बार आता होगा कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कवक का अध्ययन जो कहलाता है माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। और यहीं ये इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। जब कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी कहलाया जाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइन की बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कवक और शैवाल के बीच योजक कड़ी क्या है? तो कवक और शैवाल के बीच की जो योजक कड़ी है लाइकेन है। ठीक, कवक शैवाल के बीच की जो कड़ी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन का अध्ययन ही पूछा जाता है कि लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लाइकेन का अध्ययन जो कहलाता है लाइक्नोलॉजी कहलाता है। यानी लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइक्नोलॉजी कहा जाता है। और लाइकेन जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। यानी लाइकेन किससे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक, और लाइकेन जो है पूछता है क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण का सूचक कहलाता है। यानी पूछेगा कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन आपका होगा कि लाइकेन। और लाइकेन का आप लोग टिक करके आगे चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कोशिका, अगला पॉइंट, कोशिका भित्ति के निर्माण में सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिगिन, हेमिसेल्यूलोज, काइटिन, क्यूटिन भी शामिल होता है। यानी कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है उसमें क्या? सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिगिन, हेमिसेल्यूलोज, काइटिन एवं क्यूटिन शामिल होता है। अब आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली यह अर्धपरगम्य झिल्ली होती है। यानी कोशिका क्या होती है? यह अर्धपरगम्य झिल्ली होती है, एक प्रकार की जैविक झिल्ली है। यह जो अर्धपरगम्य झिल्ली है तो यह एक प्रकार की जैविक झिल्ली है जो कुछ अणुओं आयनों को अपने से होकर पार होने देती है जबकि अन्य को नहीं। और यह वसा जो है लिपिड प्लस प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी जो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रासरण की क्रिया होती है, यानी प्रासरण की क्रिया होती है। आप लोग देखे होंगे चाहे सुने भी होंगे कि किशमिश का फूलना प्रासरण के कारण होता है। जो हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर हम लोग किशमिश डाल देते हैं तो वो हम लोग सुबह देखेंगे तो किशमिश जो है फूल जाता है। यानी वो जो क्रिया जो होता है यही उसका प्रासरण विधि कहलाता है। चना का फूलना, चना भी आप लोग भेजते होंगे तो देखते होंगे सुबह चना अपने आप फूल कर बड़ा बड़ा हो जाता है। इसी को हम लोग प्रासरण विधि कहा जाता है। ठीक, और जहाँ अर्धपरगम में झिल्ली पाया जाता है वहाँ प्रासरण की क्रिया होती है। ठीक, जहाँ अर्धपरगम में झिल्ली पाई जाती है वहाँ क्या होता है? तो प्रासरण की क्रिया होती रहती है।
अब देखिए, जो अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो हम लोग अब जानेंगे कि सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किए थे वो किसने किए थे, अल्टमैन किए थे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किए थे, तो अल्टमैन ने किए थे। वहीं इसका नामकरण किसने दिया था, तो नामकरण वेंडा दिए थे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो दिया था किसने दिया था, तो वेंडा दिया था। और इसकी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाई जाती है, तो दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके अंगुली निमा संरचना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक, इसमें इसमें 38 एटीपी एडोसाइनिन फास्फोट यानी ऊर्जा उत्पादन होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पादन होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग जो कहते हैं इसको ऊर्जा यानी पावर ऑफ हाउस, यानी पावर ऑफ हाउस, यानी पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में गिब्स चक्र प्रक्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। यानी गिब्स चक्र जो प्रक्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के यानी मैट्रिक्स में क्या होती है, तो संपन्न होती है। ठीक, अगला पॉइंट, इसमें खुद का यानी माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और आरएनए एवं राइबोसोम होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए आरएनए और राइबोसोम होता है। ठीक, अब देखिए, और इससे अर्धस्वातः कोशिकांग भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो अर्धस्वातः कोशिकांग भी कहा जाता है। यह जीवाणु तथा नील हरित शैवाल, यह जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर पौधे तथा जंतुओं को समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, अर्थात मनोरा को छोड़कर। यानी यह जीवाणु जो है, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर पौधे तथा जंतुओं को समस्त जीवित कोशिकाओं में क्या होता है, तो पाया जाता होता है, अर्थात एक मुनरा को छोड़कर। इसमें वायवीय श्वसन होता है, इसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। तो श्वसन, वायु श्वसन और वायु श्वसन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में वायु श्वसन होता है तो किसके उपस्थिति में होता है, तो यहाँ जो उपस्थिति में होता है तो यह O2 की उपस्थिति में होता है। यानी पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन जो हो, वायु श्वसन किसके उपस्थिति में होता है, तो O2 की उपस्थिति में होता है। लेकिन वहीं अवायवीय श्वसन जो पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो O2 की अनुपस्थिति में होता है। ये ईस्ट की कोशिका का किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, अब देखिए, यह जब ग्लूकोज जब जब ग्लूकोज यानी 6,6H12O6 दो भागों में टूटता है तो उसे पाइरूट यानी पाइरूट कहा जाता है। और पाइरूट जो होता है 3 कार्बन वाला अणु है और ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला अणु है। इसमें काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होती है और वायु श्वसन की ग्लूकोज पाइरूट में बदल जाता है। अगला पॉइंट, ग्लूकोज पाउडर में O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में टूटता है। यह 3 कार्बन वाला अणु है और यह काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है और यह क्रिया किरण प्रक्रियन ईस्ट में होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है, ग्लाइकोसिस कहलाता है। अगला पॉइंट अब हम लोग देखेंगे यहाँ, तो अगला जो पॉइंट है हम लोग का लाइसोसोम, लाइसोसोम।
अगला पॉइंट जो क्या है, तो लाइसोसोम। तो यहाँ से हम लोग का ये देखेंगे कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम जो है यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। लाइसोसोम क्या है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, यह जल अपघट्य एंजाइम कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम को अपघट्य एंजाइम कहलाता है। यह कोशिका का एटम बम कहा जाता है, यानी यह कोशिका का एटम यानी आत्महत्या थैली लाइसोसोम को भी कहा जाता है। यानी कोशिका का क्या कहलाता है, एटम बम, यानी कोशिका का एटम बम। यह कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, यह डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। लाइसोसोम जो है यह डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, और लाइसोसोम जो है यह आरबीसी में नहीं पाया जाता है, स्तनधारी ममेलिया के आरबीसी में। ठीक, यह स्तनधारी ममेलिया के आरबीसी में, जो आरबीसी में यह बिल्कुल लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, इसे आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, जो कि प्लीहा या तिल्ली के अंतर्गत आता है ये। और अगला पॉइंट, इसका निर्माण गॉल्जिकाए अथवा अंतःप्रदवी जालिका से होता है, और यह नष्ट होकर कैंसर का निर्माण में मदद करता है। ठीक, अगला पॉइंट, लाइसोसोम के मुख्य कार्य पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों पाचन कोशिकाओं का पाचन अंग करना। ठीक, अब अगला जो पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। कौन सा पढ़ेंगे, तो राइबोसोम। ठीक, तो इसके अंतर्गत राइबोसोम यानी पादप कोशिका का खोज रॉबिन्स एंड ब्राउन ने किया था। यानी पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। अगला पॉइंट, जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो जी पायलट। यानी पादप कोशिका में पूछेगा राइबोसोम का खोज तो रॉबिन्सन ब्राउन ने, और लेकिन यही पूछेगा कि जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो जी पायलट ने किए थे। अगला पॉइंट, यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यानी पूछेगा कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, सेल ऑर्गेन्स कौन है, तो राइबोसोम होता है। अगला, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला पॉइंट जो है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। यानी राइबोसोम को जो कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह जिस अंतःप्रदावी जालिका पर पाया जाता है उसे खुरदरी अंतःप्रदावी जालिका कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है, एक 80S। तो 70S के अंतर्गत 50S और 3S आता है, और 80S के मतलब 60S और 40S के अंतर्गत आता है। तो राइबोसोम 70 यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। और 80S कहाँ पाया जाता है, तो 80S यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये उच्च विकसित पौधे जंतु की कोशिका में भी पाया जाता है। अगला पॉइंट जो है, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम प्लस आयन की आवश्यकता होती है। अंतःप्रदवी जालिका, अगला जो पॉइंट है अंतःप्रदवी जालिका। तो अंतःप्रदवी जालिका यानी दो पार्ट में, एक खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है, एक क्या होती है, तो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है, और दूसरा जो होती है चिकनी अंतःप्रदवी
जलिका जो कि वसा के कण के कारण होती है चिकनी, और खुरदरी पर जो अंतःप्रदवी जलिका है जो प्रोटीन के होने के कारण होती है। तो इसका पहला जो फैक्ट बनता है कि अंतःप्रदवी जालिका का खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो किया था के आर पोटर ने किया था। के आर पोटर ने किया था, यानी इसका खोज किसने किया था, तो के आर पोटर ने किया था। यह कोशिका के कंकाल तंत्र भी कहा जाता है, यानी कोशिका का क्या कहा जाता है, तो कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह पदार्थ के अंदर एवं बाहर आने जाने को नियंत्रण रखती है। ये पदार्थ के अंदर अंतःप्रदवी जालिका जो है यह पदार्थ के अंदर या बाहर आने जाने की क्या नियंत्रण रखती है। अगला पॉइंट, यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद यह केंद्रक आवरण का निर्माण का कार्य करती है। ठीक, और यह अंतःप्रदवी जालिका जो है विष एवं दवाओं के जहरीले लेपन को समाप्त करने का सहायक अंग है। अगला जो पॉइंट है गोल्जी काय। अगला जो पॉइंट है गोल्जी काय, यानी इसका खोज गोल्जी काय का खोज जो थे कैमिलो गोल्जी ने किया था। यानी गोल्जी काय का खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। इससे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यानी ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यानी पूछेगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय बॉडी को कहा जाता है। यह नील हरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है। और अगला पॉइंट, पौधे में गोल्जिकाय की डिक्टियोसम भी कहा जाता है, यानी डिक्टियोसम भी कहा जाता है। और पौधे और इसका मुख्य कार्य एंजाइम का श्रवण करना, यानी लाइसोसोम का मुख्य कारण क्या है, एंजाइम को श्रवण करना। ठीक, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे तरकाय, यानी सेंट्रोसोम। तो इसका खोज सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, तो सेंट्रोसोम का खोज किए थे बाइवोरी ने। यानी सेंट्रोसोम यानी तरकाय का खोज किसने किया था, तब बाइवोरी ने। और यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। तरकाय जो है मुख्य रूप से सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कुछ पादप कोशिकाओं जैसे कवक शैवाल में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तरकाय जो है कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट, यह सबसे अधिक पाया जाता है यकृत यानी लीवर में, और सबसे कम पाया जाता है मस्तिष्क में, नहीं के बराबर पाया जाता है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो पावर होता है, पुनः रुद्भवन की क्षमता यकृत यानी जिगर में होता है, लीवर में होता है, जबकि सबसे कम मस्तिष्क में, जो कि मस्तिष्क के ग्रेन्युल कोशिका में होती है। और हम लोग का पहला पार्ट हो गया, और हम लोग आगे की जो प्रोसेस है केंद्रक रह गया है अभी, तो इसको हम लोग दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, जो कि आज हम लोग बहुत सारे चैप्टर में जो सेल है कोशिका का, उसका हम लोग पार्ट कोशिका भित्ति पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए, कोशिका भित्ति पढ़ लिए, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, लाइसोसोम पढ़ लिए, राइबोसोम पढ़ लिए, गोल्जी बॉडी पढ़ लिए, अंतःप्रदवी जालिका पढ़ लिए। अब हम लोग अगले पार्ट वाला वीडियो में केंद्रक पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्रिका पढ़ेंगे, तरकाय पढ़ेंगे, फिर लवक, फिर गुणसूत्र, फिर डीएनए, आरएनए, उसके बाद कोशिका समाप्त हो जाएगा। और फिर इसके रिलेटेड इसका पहला चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।